Hello everyone, welcome to Tathastu ICS. My name is Aman Shukla. In this lecture, we are going to discuss how to cover geography for UPSC CSC prelims as well as for mains. So इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि ज्योग्राफी जो कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही डायनेमिक प्लस बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट समझा जाता है, उसको हम कैसे कवर कर सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें पूरे जीएस पेपर 1 की, तो ज्योग्राफी प्लेज प्रोमिनेंट रोल इन होल जीएस पेपर 1। कैसे कवर करते हैं पूरी की पूरी ज्योग्राफी को, उसके लिए हमें क्या स्टडी मटेरियल्स चाहिए, कौन कौन से हमें सोर्सेस चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो पीवाईक्यूज के थ्रू पूछे गए हैं, उन टॉपिक्स को हम जानेंगे। साथ के साथ इन बुक्स की अंडरस्टैंडिंग, एनसीईआरटीज की इंपॉर्टेंस और जितने भी स्टडी मटेरियल्स या सोर्सेस हैं उन सभी को हम यहाँ पर कवर करेंगे। इसके अलावा एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चूंकि ज्योग्राफी की जब बात आती है तो मैपिंग भला कैसे पीछे रह सकता है, क्योंकि मैपिंग प्लेज प्रोमिनेंट रोल इन होल ज्योग्राफी स्ट्रैटेजी, इन होल ज्योग्राफी प्रोग्रामिंग। तो हमें यहाँ पर मैपिंग को भी इंक्लूड करना है, और साथ के साथ मैपिंग जो कि मैंने बताया कि अभी पिछले साल क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं मैपिंग से भी, तो मैपिंग्स के लिए हम कौन सी बुक्स को यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही सोचते रहते हैं कि मैपिंग्स को कवर कहाँ से करें। क्योंकि जनरली होता क्या है कि लोग मैपिंग को अलग से समझ लेते हैं कि यार मैपिंग तो कवर कर लेंगे, लेकिन एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, पिछले कई सालों में पीवाईक्यूज अगर आप उठाकर देखेंगे, देन यू विल रियलाइज कि मैपिंग से कम 5 से 6 क्वेश्चन, 5 और 6 क्वेश्चन मैपिंग से पूछे गए हैं प्रीलिम्स में, और 1-2 क्वेश्चन पक्का मेंस में रहता ही है, या फिर आंसर राइटिंग में आपको मैपिंग तो इस्तेमाल करना ही है, मैपिंग का यूज करना ही है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम एक बार ज्योग्राफी का एक ओवरव्यू ले लेते हैं और देखते हैं कि ज्योग्राफी में कौन कौन से सिलेबस हैं और कैसे हम ज्योग्राफी को कवर करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ज्योग्राफी को वैसे तो बेसिकली 2 पार्ट में मेनली डिवाइड किया जाता है, दैट इज द फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी मतलब कि द लैंड फॉर्म्स दैट आर फॉर्म नेचुरली, वी स्टडी अबाउट दैट। And human geography means कि the anthropogenic activities, anthropogenic interference जिसमें होगा, it is called the human geography. For example, if we are going to study about the mountains, hills, plateaus, plains, deserts, seas, oceans, etc. and monsoon climate, ये सारी की सारी आपकी physical geography के पार्ट हैं। Whereas if we talk about the human geography, तो industries, agriculture, minerals, ये सारे के सारे आपके human geography के पार्ट हैं। लेकिन आजकल जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी को लिंक करके पूछा जा रहा है। तो मैं आपको एक तरीका ये भी बताऊंगा कि लिंक कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी टॉक अबाउट द डेक्कन प्लेट्यू हम सबको पता है कि इट इज फॉर्म्ड बाय दिस इग्नियस रॉक प्रोसेस, इट इज फॉर्म्ड बाय दिस वोल्केनिक इरप्शन। ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू फॉर्म हुआ। अब चूंकि अगर कोई चीज वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू फॉर्म होती है, कोई भी प्लेट्यू, तो पता होगा कि वहां पर हमें इग्नियस रॉक मिलती है, और इग्नियस रॉक चूंकि ब्लैक होती है तो चट्टाने यानी कि वो रॉक्स पे हमें ब्लैक देखने को मिलती हैं। बट जब इनकी वेदरिंग प्रोसेस होती है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स होता है, तो जाहिर सी बात है वहां पर जो सॉइल यानी कि मिट्टी पाई जाएगी वो ब्लैक सॉइल पाई जाएगी, और ब्लैक सॉइल में कॉटन और ग्राउंडनट जैसे हमें बहुत ही बेहतरीन कैश क्रॉप देखने को मिलती है। दिस इज द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। दैट मींस व्हाट, कि वी हैव कनेक्टेड दिस ह्यूमन ज्योग्राफी विद द फिजिकल ज्योग्राफी। गेटिंग माय पॉइंट ना? सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द प्लेन्स, अगर हम प्लेन्स की बात करते हैं तो प्लेन्स कैसे बनते हैं? हम सबको पता है कि प्लेन कैसे बने हैं, बिकॉज ऑफ द सेडिमेंट्स ऑफ द रिवर्स के जो सेडिमेंट्स हैं उनसे प्लेन्स बने। अब रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर के आती हैं तो जाहिर सी बात है वो काफी फर्टाइल होंगे। ठीक है, और जब फर्टाइल होंगे तो उनकी जो वाटर होल्डिंग, वाटर कंटेनिंग कैपेबिलिटी है वो काफी ज्यादा होगी, जिससे वहां पर एल्यूवियल सॉइल मिलेगी, और एल्यूवियल सॉइल में एग्रीकल्चर लाइक व्हीट एंड पैडी सबसे ज्यादा, यानी धान और गेहूं की खेती हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल देख सकते हैं, जिसे हम नॉर्दर्न प्लेन की कैटेगरी में यहां पर काउंट करते हैं। अगर आप डेक्कन ट्रैप की बात करते हैं तो आप महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ रीजन्स को, या फिर मध्य प्रदेश के सदर्न पार्ट को आप यहां पर देख सकते हैं। So this is the part of, this is whole about this physical and human geography, but for your better understanding we have divided this into 4 parts. That is the physical means what, we are going to talk about the physical world geography, physical
world geography. Secondly, the human geography. It is also known as the economic and human geography. So we are going to talk about the human world geography. Next is the mapping. As I told you, mapping becomes very important for this geography. So we cannot forget this particular सब्जेक्ट. इसे हमें एक सब्जेक्ट की तरह लेकर के चलना होगा, ना कि एक कॉम्प्लीमेंट की तरह. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज द इंडियन ज्योग्राफी. इंडियन ज्योग्राफी का हमें फिजिकल भी पढ़ना है, साथ के साथ हमें यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी की ह्यूमन ज्योग्राफी भी पढ़नी है. लाइक अगर हम फिजिकल इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो फिजिकल इंडियन ज्योग्राफी में इंडिया के फिजियोग्राफिक फीचर्स. अगर ह्यूमन इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो इंडिया में कौन कौन से मिनरल्स कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इंडिया की पेट्रोलियम डिपॉजिट्स कहां पर हैं, या फिर एग्रीकल्चर इंडिया का कैसा है, ये सारी बातें हम यहाँ पर इसमें देखेंगे. तो दिस इज दी ऑल अबाउट दी एक कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर हमने उन्हीं सिलेबस को यहाँ पर हमने क्लैरिफाई कर दिया है. अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी इज डिवाइडेड इनटू बेसिकली 3 पार्ट्स, दैट इज दी जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशेनोग्राफी. क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं होता है पूरा सिलेबस, जिससे वो कवर नहीं कर पाते हैं. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जियोमॉर्फोलॉजी मींस की अर्थ के सरफेस पर जो कोई भी लैंड फॉर्म्स बने हैं, या अर्थ के सरफेस पर, दैट मींस जियोमॉर्फोलॉजी मींस लैंड. रिमेंबर, जियोमॉर्फोलॉजी मींस लैंड, यानी कि अर्थ के सरफेस पर जो भी लैंड फॉर्म्स बनते हैं, उन लैंड फॉर्म्स के बनने का प्रोसेस क्या है, क्या तरीका है, उसके इंपैक्ट यानी कि उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, और कौन कौन से लैंड फॉर्म हम देख सकते हैं अर्थ के सरफेस पर. इसके अलावा कौन कौन से ऐसे थ्योरिस्ट हैं, कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो इस पर्टिकुलर आइडिया को सपोर्ट करती हैं, लाइक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. तो भूकंप आता है यानी अर्थक्वेक आता है, वोल्केनिज्म होता है, कुछ तो कुछ जमीन के अंदर हो रहा होगा ना, जिसकी वजह से इसका इंपैक्ट हमें अर्थ के सरफेस पर देखने को मिलता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इट इज कॉल्ड इंडोजेनिक प्रोसेसेस. सो वी विल स्टडी दिस. तो कहने का मतलब पूरा का पूरा हम अर्थ के सरफेस के बारे में, इनके लैंडफॉर्म्स के बारे में जिनमें पढ़ते हैं, इट इज कॉल्ड दी जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें अर्थ के इंटीरियर पढ़ते हैं, रॉक सिस्टम पढ़ते हैं. ठीक है, जो मैंने बताया आपको जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जिसमें हम एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक प्रोसेसेस को पढ़ेंगे. देन अर्थक्वेक एंड वोल्केनिज्म, जो कि एक सडन मूवमेंट में माने जाते हैं, उनको पढ़ेंगे. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, यानी कि अल्फ्रेड वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से लेकर के हम यहाँ पर पढ़ेंगे पार्कर और मैकेंजी की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तक कंप्लीट करेंगे, और आगे भी इनमें क्या क्या एवोल्यूशन हो रहे हैं इनको भी हम समझते हैं. देन अगर हम बात करें लैंडफॉर्म्स की, तो हमें पता है कि हमारे पास ग्लेशियल लैंडफॉर्म है, हमारे पास एओलियल लैंडफॉर्म है, हमारे पास फ्लूवियल लैंडफॉर्म है और कोस्टल वाटर लैंडफॉर्म है. ये सारे के सारे लैंडफॉर्म बने कैसे, फॉर एग्जांपल माउंटेन बना कैसे. तो यहाँ पर फोल्डिंग और फॉल्टिंग पढ़ेंगे, जिनसे क्वेश्चंस भी, पीवाईक्यूज भी आए हैं, हम उनको भी देखेंगे. ठीक है, इसके अलावा ग्लेशियल लैंडफॉर्म की बात करें, फिजॉर्ड, जो कि अभी पिछले साल का क्वेश्चन था. इसके अलावा एओलियन लैंडफॉर्म की बात करें तो सैंड ड्यून्स कैसे बनते हैं. कोस्टल लैंडफॉर्म में देखा जाए तो डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर लैंडफॉर्म्स हमें पढ़ने को मिलेंगे. दिस इज द होल अबाउट द जियोमॉर्फोलॉजी. देन व्हेन इट कम्स टू द क्लाइमेटोलॉजी सिलेबस, तो ये थोड़ा लॉजिकल है, कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ज्योग्राफी का सबसे इंटरेस्टिंग सिलेबस माना जाता है ये. क्यों? क्योंकि इसमें आपको सबसे पहले एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना पड़ेगा. यानी कहने का मतलब यही हुआ कि जियोमॉर्फोलॉजी मींस व्हाट, लैंड, तो क्लाइमेटोलॉजी मींस व्हाट, एयर. इट इज ऑल अबाउट द एयर. एंड ओशनोग्राफी मींस व्हाट, वाटर. इट इज ऑल अबाउट द वाटर. ये तीन चीज याद रखना, जियोमॉर्फोलॉजी, लैंड, क्लाइमेटोलॉजी, एयर, एंड ओशनोग्राफी, वाटर. क्लाइमेटोलॉजी में एटमॉस्फेयर, इसका स्ट्रक्चर, सोलर रेडिएशन, इंसोलेशन, हीट बजट, हीट बैलेंसेस, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे. देन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, जिसमें टाइप्स ऑफ विंड्स पढ़ेंगे. ये विंड्स कितने प्रकार की होती है, फॉर एग्जांपल लोकल विंड्स पढ़ेंगे. इसके अलावा परमानेंट विंड पढ़ेंगे, सीजनल विंड पढ़ेंगे, और भी इंपॉर्टेंट जो इसके वेदर पैटर्न होंगे, वेदर सिस्टम होंगे, इनको पढ़ेंगे. प्रेशर बेल्ट्स का यहाँ पर हम जिक्र हमने किया है, इसको समझना है. जेट स्ट्रीम क्या होती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द मेंडरिंग ऑफ जेट स्ट्रीम, और रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पोलर वर्टेक्स क्या होता है और इसका इंपैक्ट दुनिया पर कैसे पड़ता है. एयर मासेस क्या होती हैं, वाटर इन द एटमॉस्फेयर, साइक्लोन्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ रेनफॉल्स, ये सारी बातें. बिकॉज साइक्लोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हो या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हो, आजकल काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं. अगर हम साइक्लोन्स की बात करें तो हमको पता है कि बे ऑफ बंगाल में मैक्सिमम साइक्लोन्स आते हैं. क्या रीजन है उनके आने का, और दुनिया में साइक्लोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है और क्यों है, ये साइक्लोन्स बनने के पीछे के रीजंस क्या हैं, इन सारी बातों को हम यहाँ पर समझेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस, वी नीड टू अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ रेनफॉल, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड इन दी प्रोसेस ऑफ रेनफॉल. उन्हें पता ही नहीं होता कि रेनफॉल के जो, क्योंकि उन्होंने पढ़ लिया ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, साइक्लोनिक रेनफॉल होती है, कन्वेक्शन रेनफॉल होती है, लेकिन क्यों ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. और सबसे बड़ी बात कि रेनफॉल हमें
इंडिया के वेस्टर्न घाट वाले रीजन में और नॉर्थ ईस्ट के मेघालय प्लेट्यू के आसपास ये क्यों देखने को मिलती है मैक्सिमम? आर यू अंडरस्टैंडिंग? देन वी विल अंडरस्टैंड कि भाई डेजर्ट क्यों बन गया रेनफॉल की वजह से। कहीं ना कहीं वाटर स्ट्रेस है जिसकी वजह, वाटर स्कैर्सिटी है, वाटर स्ट्रेस है जिसकी वजह से हमें वहां पर डेजर्ट देखने को मिलता है। तो वी विल स्टडी दिस पर्टिकुलर थिंग, देन वी विल अंडरस्टैंड द क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें हम कोपेन की क्लाइमेट कैसे उन्होंने कैटेगराइज किया डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स की क्लाइमेट को, उनको भी हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्लाइमेटोलॉजी के चैप्टर में पढ़ते हैं। तो इट प्लेज प्रोमिनेंट रोल, इट इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग, dazzling, सुपर्ब चैप्टर दिस इज नाउ। देन मूविंग फॉरवर्ड टू दी ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी हम सबको पता है कि इट इज ऑल अबाउट द वाटर, सो वी आर गोइंग टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ द ओशंस। द मॉर्फोलॉजी ऑफ द ओशंस मींस व्हाट? वी विल स्टडी वेरी फर्स्ट कि कितने ओशंस हैं, देन उसके अलावा यहां पर जो रिलीफ फीचर्स होते हैं लाइक गयोड्स क्या होते हैं, मिड ओशनिक रिजेस क्या होती हैं, इसके अलावा सी माउंट्स क्या होते हैं, सी प्लेन्स क्या होते हैं, ट्रेंचेस क्या होती हैं, ये सारी चीजें हम पर्टिकुलर सबमरीन्स रिलीफ फीचर्स में देखते हैं। देन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी मींस की ओशनिक टेम्परेचर डिफरेंट टाइप्स का क्यों है, यानी कि इसमें क्या सन ही केवल रोल प्ले कर रहा है या विंड्स भी रोल प्ले कर रही हैं या कुछ और डायनामिक पर्टिकुलर प्रोसेस हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं। देन वी आर गोइंग टू स्टडी दिस सैलिनिटी। सैलिनिटी मींस की क्या रीजन है कि आप देखोगे कुछ जगहों पर बहुत सलाइन वाटर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल डेड सी, डेड सी की अगर बात करते हैं तो डेड सी बहुत ज्यादा सलाइन है दुनिया में। इसके अलावा डेड सी के अलावा जो डेजर्ट एरियाज हैं, डेजर्ट, अब डेड सी भी तो डेजर्ट एरिया में है, सऊदी अरेबिया अरेबियन पेनिनसुला के ऊपर, और अरेबियन पेनिनसुला पूरा का पूरा डेजर्ट एरिया है, तो हम इसको भी देखेंगे। ठीक है कि भाई इसमें हम पढ़ते हैं सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन इतना अनइवन क्यों है। ठीक है, इसके अलावा जहां पर ज्यादा बारिश होती है या जहां पर ज्यादा रिवर्स फ्लो करती है वहां पर सैलिनिटी कम देखने को मिलती है, तो कुछ तो कारण तो जरूर होगा ना इसके पीछे, तो ये भी इसमें हम पढ़ते हैं। देन इसके बाद वही मैंने आपको बताया, देन डेंसिटी ऑफ ओशनिक वाटर अलग अलग क्यों है, क्योंकि आपने वो देखा होगा ना कि यूट्यूब वगैरह में दिखाते हैं कि भाई देखिए अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन आपस में मिलते क्यों नहीं है, ऐसा करके आपने वीडियो देखा, बट दैट इज रॉन्ग। वो एक्चुअली में पैसिफिक ओशन और कामचटका पेनिनसुला रशिया के पास वो बेरिंग सी का वहां पर लिंकेज दिखाते हैं। तो यहां पर बेरिंग सी की जो डेंसिटी है वो कम है, जबकि पैसिफिक ओशन की जो डेंसिटी मिलेगी ज्यादा मिलेगी। अब डेंसिटी डिफरेंसेस की वजह से ये पानी आपस में एक दूसरे से मिलते नहीं, जो हमें यूट्यूब पर दिखाए जाते हैं जनरली। सो वी विल स्टडी दैट। ठीक है, तो ये देन मूवमेंट ऑफ ओशनिक वाटर, जिसे हम ओशन करंट की बात करते हैं, वी विल स्टडी दिस ओशन करंट्स, कितने टाइप की होती है, कौन सी वार्म करंट होती है, कौन सी कोल्ड करंट होती है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द मूवमेंट ऑफ द वाटर, वेव्स क्या होती है जिनमें हम टाइड्स पढ़ेंगे, कितने टाइप के टाइड्स होते हैं और टाइड आने के पीछे का रीजन क्या है, इसके इंपैक्ट क्या होते हैं और इसका एग्रीकल्चर पर या फिर कोस्टल एरियाज पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। देन ओशनिक करंट्स मींस की वही जो हमने बता दिया मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, इसके अलावा हम ओशनिक डिपॉजिट्स एंड कोरल्स की बात करेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोरल डिप्लीशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ग्रेट बैरियर रीफ के डिप्लीशन की बात करें तो बहुत ज्यादा इट इज हैपनिंग, इट हैज बीन हैपनिंग फॉर द डेकेड्स, तो ये भी हमें थोड़ा समझने की जरूरत है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ द ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। देन व्हेन इट कम्स टू द इंडियन ज्योग्राफी, इसमें हमने फिजियोग्राफिक फीचर पढ़ना है, ड्रेनेज पैटर्न पढ़ना है, इंडिया की क्लाइमेट पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ द मॉनसून, क्योंकि ये बहुत ही रहस्यमयी एक मिस्टीरियस बना हुआ है, क्योंकि कोई एक रीजन तो होता नहीं मॉनसून आने के लिए, डिफरेंट फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं मॉनसून में, तो वो भी वी विल अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर। नाउ क्लाइमेटिक रीजंस ऑफ इंडिया के अलग अलग क्लाइमेटिक रीजंस क्या है, इंडिया की सॉइल कैसी है और इंडिया में डिफरेंट नेचुरल वेजिटेशंस कैसे पाए जाते हैं। देन When it comes to the human geography में हम रिसोर्सेस पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, डेमोग्राफी एंड सेंसस, वर्ड एंड इंडिया का सेंसस, सेटलमेंट एंड अर्बनाइजेशन, रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, यहां पर ये सारी की सारी चीजें हम ह्यूमन ज्योग्राफी में कवर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको फिजिकल ज्योग्राफी कवर करना है तो व्हाट यू नीड टू डू, वेरी फर्स्ट, डोंट लुक हियर एंड देयर, जस्ट पिक दिस बुक नोन एज फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की क्लास 11th की ये बुक अगर आप पढ़ोगे जिसमें आप पूरी की पूरी फिजिकल ज्योग्राफी को कवर कर लोगे। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात अगर बताऊं तो मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि एनसीईआरटी जो खास करके जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है उसमें कुछ दिया ही नहीं गया है। अगर आप ध्यान से क्लास 11th की ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तो पूरी की पूरी फिजिकल ज्योग्राफी वहीं से कवर हो जाएगी। हाँ, एक थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी जो दी गई है वो सिर्फ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सिर्फ उसमें बहुत कम दिए गए हैं, उनको आपको पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा बुक्स का सहारा लेना पड़ सकता है, दैट आई विल
टेल यू, ठीक है। नाउ यहां पर देखिएगा, अगर कंटेंट की बात करें तो यू कैन सी दी अर्थ, यहाँ पे यूनिट 1 छोड़ दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। यूनिट 2 में अर्थ, ओरिजिन ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, देन लैंडफॉर्म्स जो मैंने आपको बताया, उसके बाद फिर क्लाइमेटोलॉजी है, फिर उसके बाद यहाँ पर वाटर यानी ओशंस की बात की गई, ओशनोग्राफी। ये पूरा का पूरा जब आप कवर कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि प्रीलिम्स के लिए, फॉर प्रीलिम्स के लिए कोई भी क्वेश्चन यहां से छूट जाएगा, क्योंकि इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। ये तो हुई बात फिजिकल ज्योग्राफी की। और अगर हम बात करें क्वेश्चंस की कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, तो यू कैन सी 2025 में यूपीएससी प्रीलिम्स में आप देख सकते हो डायरेक्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अगर इनके बात करें, इनका रेफरेंस क्या है, इनका सोर्स क्या है, तो यू कैन गो दिस चैप्टर नंबर 4 एंड पेज नंबर 28, टिलाइट डिपॉजिट का। यहां पर इस क्वेश्चन को आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एविडेंसेस ऑफ द फेनोमेना ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। हमें पता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में डिफरेंट एविडेंसेस दिए गए, अल्फ्रेड वैगनर ने प्रूफ किया, जिसमें प्लेसर डिपॉजिट, टिलाइट डिपॉजिट, डिफरेंट स्पीशीज लाइक फ्लोरा एंड फौना इन ऑन द डिफरेंट कोस्टल कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो टिलाइट इसमें से एक मिलेगा। टिलाइट मींस होता है ग्लेशियल डिपॉजिट, टिलाइट इज द काइंड ऑफ ग्लेशियल डिपॉजिट, ठीक है। तो ये भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। ये पीवाईक्यू डायरेक्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा गया है। एक और क्वेश्चन अगर हम यहां पर लेते हैं तो दैट इज दी 2024 का यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, एटमॉस्फेयर से और एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली जो ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है उससे, और इसका भी डायरेक्टली जिक्र किया गया है चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 64, चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 67 एंड 68 में डायरेक्टली गैसेस के बारे में, सोलर रेडिएशन के बारे में कंप्लीटली दिया गया है, और डिट्टो एज इट इज वही सेम चीजें यहां पर दी गई हैं। तो दैट मींस यू कैन सी द इंपॉर्टेंस ऑफ द एनसीईआरटीज। तो नेवर अवॉइड दिस एनसीईआरटीज, बिकॉज क्योंकि पता नहीं होता तो उन्हें लगता है यार एनसीईआरटी पतली सी किताब है, क्या ही करती होगी, लेकिन वी डोंट नो कि क्वेश्चंस कैसे और कहां से पूछ लिए जाए, ठीक है। तो इसीलिए these NCERTs are very very important, तो इनको प्लीज अवॉइड मत करना, NCERTs को पहले कवर करना है। तो सबसे पहला सोर्स हमारा क्या है, फर्स्ट सोर्स इज दी NCERT। हमें NCERT को अच्छे से कवर करना है, एंड स्पेशली फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th। नाउ सो अगर हम दूसरी बात करें यहां पर, तो कुछ अदर सोर्सेस की बात करें जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पता होगा बहुत ही फेमस बुक है ये, सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग। ये किताब को सभी लोगों ने सुना होगा, सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, न्यू एडिशन, न्यू वर्जन लीजिएगा, ठीक है। हालांकि इस किताब का, इस बुक का एक ड्रॉबैक ये है कि ये बुक रिवाइज नहीं हुई है। तो रिवाइज नहीं हुई इस वजह से इसमें जो डेटा दिए गए उसके ऊपर बहुत रिलाई मत करना, डेटा आपके एनसीईआरटी के ही माने जाएंगे या फिर अदर जो रेफरेंस बुक्स होंगी उनके माने जाएंगे। लेकिन हाँ, ये बुक बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देती है फॉर जियोमॉर्फोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी स्पेशली। Why I'm telling this thing? If you see, you have to cover the chapter number 13 and 14 of this particular. So you have to start from the chapter number 1 and आपको कवर कहां तक करना है, चैप्टर नंबर 14 क्लाइमेट तक करना है। चैप्टर नंबर 1 the earth and the universe, earth crust, volcanism and earthquake, then weathering, mass movement and groundwater, then landform of the glaciation, डेजर्ट लैंडफॉर्म, लाइमस्टोन, दैट मींस की जो कास्ट टोपोग्राफी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेक्स, कोस्टल लैंडफॉर्म, आइलैंड्स एंड कोरल रीफ्स, द ओशंस, देन वेदर फिनोमेना और क्लाइमेट। तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 14 तक कवर करना है, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, और उसमें भी अगर कुछ आएगा थोड़ा बहुत तो आप नेचुरल वेजिटेशन आप देख सकते हो, इसके अलावा वेदर और क्लाइमेट के अलावा उसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है आपको। तो 1 to 14 यू हैव टू कवर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुक, सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग। तो ये बुक आप यहां से भी कवर कर सकते हो। यानी कि अगर एनसीईआरटी के अलावा सबसे ज्यादा अगर किसी बुक पर आपको रिलाई करना है तो दिस बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एनसीईआरटी के अलावा किसी के ऊपर रिलाई कर तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छे से डेवलप होगी इस किताब से, ठीक है। हालांकि अगेन मैं यहाँ पे फिर से बोलता हूं, जो डेटा है थोड़े से पुराने हैं क्योंकि रिवाइज नहीं है ये किताब, तो हम थोड़ा सा डेटा पे यकीन नहीं कर सकते। चूंकि ऑक्सफोर्ड प्रेस की है तो हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिस इज मोर देन सफिशिएंट। नाउ अगर हम बात करें सेकेंडली इंडियन ज्योग्राफी के लिए, अगेन दी फिजिकल इंडिया फिजिकल ऑफ क्लास 11th में 2 बुक्स मिलेंगी। जैसे मैंने पहले बताया, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, एक तो ये जिसमें आपका फिजिकल ज्योग्राफी दिया गया, और दूसरा इंडिया फिजिकल। सो दिस बुक इज इंडिया फिजिकल। इट टेल्स अबाउट द physiographic feature of India. It tells about the physiographic feature of India. For prelims, if you want to study the Indian geography, so this book is quite important to understand. Okay, so go through this particular book. तो इसको पढ़ने के बाद, for example, if you see India location, physiography, India 6 division में divide है,
नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, द डेजर्ट्स, द आइलैंड्स एंड द कोस्टल एरियाज। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे जो फीचर्स दिए गए इसे आप, देन ड्रेनेज पैटर्न, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल, नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर, ये सारी चीजें यहाँ पर ये इसके कंटेंट है, ये इसकी यूनिट से आप देख सकते हैं, ये सब कुछ आपका इस किताब में कवर है। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट बुक टू कवर द इंडियन ज्योग्राफी, स्पेशली इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी। नाउ सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल ज्योग्राफी। अब उसके अलावा मैपिंग की अगर बात करते हैं तो मैपिंग तो वैसे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। मैं आगे बढ़ने से पहले, बुक के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा आपको पीवाईक्यू दिखाना चाहूंगा यहाँ पर कि मैपिंग से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देख सकते हैं आप 2025 का ये प्रीलिम्स के 3 क्वेश्चन है जो कि कंप्लीटली डायरेक्टली मैप बेस्ड हैं। अगर किसी ने ऑक्सफोर्ड की जो एटलस की बुक होती है, स्टूडेंट एटलस या फिर ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ एटलस की जो किताब होती है, अगर आपने उसको पढ़ा होगा तो आप इन तीनों क्वेश्चंस को आराम से कर पाएंगे। क्योंकि जब जो मैपिंग की बुक होती है ना, उस मैपिंग की बुक में हमें 2 चीज पढ़नी होती है। एक तो पॉलिटिकल मतलब जिसमें प्लेसेस दिए होते हैं, कैपिटल्स दी होती है, ठीक है, बाउंड्रीज, बॉर्डर्स दिए होते हैं, हमें ये कवर करना होता है। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप मींस कि वी टॉक अबाउट द नॉर्थ अमेरिका और द साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन कहां से कहां तक किन किन कंट्रीज में फैला हुआ है, नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन कहां से कहां तक उसकी डिस्टेंस है, हिमालय कहां से कहां तक है, एंडीज एल्प्स माउंटेन, यूराल माउंटेन कहां पर है, ये सारी बातें आपको मैप के थ्रू ही समझ में आएगी, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी प्लेसेस काफी इंपॉर्टेंट है, प्लेसेस इन द न्यूज, जो कि आपको पता है तथास्तु आईसीएस के इस चैनल पे हर साल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पहले प्लेसेस इन द न्यूज कवर किए जाते हैं, जिसमें एक कंप्लीट लेक्चर होता है जो कि पूरे के पूरे साल के करंट अफेयर, जिसमें जो प्लेसेस पूरी दुनिया के डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के, कंट्रीज के न्यूज में रहते हैं, उनको उनकी कैपिटल के साथ, उनकी परमानेंट लोकेशंस के साथ आपको कवर कराया जाता है। तो उसके लिए आप तथास्तु आईसीएस के चैनल पर रिलाई कर सकते हैं, जहां पर प्रीलिम्स एग्जाम के 2-3 महीने पहले आपको सारे के सारे प्लेस मिल जाएंगे। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द मैपिंग, तो यू कैन सी डायरेक्टली क्वेश्चन मैपिंग से आए हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन मैपिंग से, और ये तीनों ही क्वेश्चन कब के हैं, 2025 पर। यानी आप देख सकते हो कि कैसे यूपीएससी पूरी तरीके से मैपिंग की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो फॉर प्रीलिम्स मैपिंग इज अ बैकबोन फॉर ज्योग्राफी प्रिपरेशन, सो डोंट अवॉइड दिस पर्टिकुलर सेक्शन मैपिंग। सो मैपिंग को बिल्कुल अवॉइड मत करना। अब कहते हैं कि मैपिंग को सर कवर कहां से करें, बहुत बच्चों में कंफ्यूजन रहती है। पहली बात तो देखिए, मैपिंग से जो क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम करंट अफेयर से आते हैं। तो आप तो जो न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो उसमें अगर कोई भी प्लेस आता है, फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट दी बोलीविया, अगर मान लीजिए न्यूज में आ गया बोलीविया, तो तुरंत जाओ और तुरंत सर्च करो गूगल पे बोलीविया कहां पर है, ठीक है। अब बोलीविया आपको दिखाई दिया कि बोलीविया तो साउथ अमेरिका में है। सो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बोलीविया? ला पाज इज द कैपिटल ऑफ बोलीविया। तो तुरंत जाओ सर्च करो बोलीविया कहां पर है, बोलीविया प्लेट्यू क्या है, एंडीज माउंटेन से कितना दूर है, ये सारी चीजें आप यहां पर कवर कर सकते हो। इसके लिए आप ओपन करो 2 किताबें, 2 बुक्स का मैं आपको सजेशन दे रहा हूं, जो बहुत अच्छी किताब है फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अगर इस मैपिंग को कवर करना है तो सबसे पहले ज्योग्राफी थ्रू मैपिंग, इसके लिए के सिद्धार्था की ये बुक है, बहुत अच्छी किताब है। इसमें सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स, सारी की सारी कंट्रीज, इनके बॉर्डर सहित दी गई हैं, तो आप इसे यहां से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा ह्यूमन ज्योग्राफी में जो भी एग्रीकल्चरल डिस्ट्रीब्यूशन है, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन है, रिसोर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी मैप के थ्रू। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि गोल्ड डिपॉजिट दुनिया में कहां कहां पर पाए जाते हैं, तो मैक्सिमम लोगों के दिमाग में सिर्फ 2 ही चीज आता है, या तो केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड कर्नाटका, और या फिर साउथ अफ्रीका किम्बरले गोल्ड माइंस और ये सारी के सारे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि अमेरिका में भी बहुत बड़ी गोल्ड माइंस है, उनको ये नहीं पता कि रशिया में भी गोल्ड माइंस हैं, उनको ये नहीं पता कि साउथ ईस्ट एशिया में भी गोल्ड माइंस हैं। तो ये सारी के सारे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारे के सारे लोकेशन वाइज, मैप वाइज आपको इस पर्टिकुलर किताब में मिल जाएंगे। इसके अलावा कौन कौन सी कंट्री किसका बॉर्डर शेयर करती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हर कंट्री की इंपॉर्टेंस, हर कॉन्टिनेंट की इंपॉर्टेंस यहां पर इस पर्टिकुलर किताब में आपको मिल जाएगी। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव मैपिंग के लिए दिस बुक इज रामबाण लाइक पेनिसिया। नाउ अगर आप इसको नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप यहां से ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ एटलस यहां से भी कवर कर सकते हो। आपकी मैपिंग को बहुत ही बेहतरीन, आपको एकदम मजबूत बना देगा आपकी मैपिंग को ये किताब पर्टिकुलरली। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा, दोनों नहीं पढ़ना, चाहे आप ये पढ़ सकते हो चाहे आप ये पढ़ सकते हो, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं यही आपको प्रेफर करूंगा, तो गो थ्रू दिस बुक ज्योग्राफी थ्रू मैप्स बाय के सिद्धार्था। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। नाउ मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन। अब बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम प्रीलिम्स और मेंस की बात करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है,
केवल और केवल ज्योग्राफी की यहां पर देख सकते हैं आप कि सबसे इंपॉर्टेंट क्लास 12th की ज्योग्राफी की दो बुक्स हैं, ठीक है, क्लास 12th की ज्योग्राफी की दो बुक्स हैं। एक है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें आपको वर्ल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी दिखाई देगा, वर्ल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। इसके अलावा इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी में इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी, जिसमें आपको इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें इंडिया का एग्रीकल्चर, मिनरल्स, डेंसिटी, पॉपुलेशन, ये सब कुछ आपको यहां पर देखने को, डेमोग्राफी, सब कुछ आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। कौन सी क्रॉप कहां पर होती है, उस क्रॉप की इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर बुक में मिल जाएंगी। तो डोंट फॉरगेट टू रीड दिस बुक, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी। इससे आपका पूरा का पूरा जो है एक बेस तैयार हो जाएगा ह्यूमन ज्योग्राफी का। और मैं फिर से अगेन मैं दोबारा यहां पर एम्फेसाइज कर रहा हूं इस बात को कि यूपीएससी पिछले 3-4 सालों से ह्यूमन ज्योग्राफी की तरफ कंप्लीटली शिफ्ट हो गया है। देन लिंकेज सबसे इंपॉर्टेंट है। लिंकेज मींस व्हाट, कि वर्ल्ड ज्योग्राफी को ह्यूमन ज्योग्राफी से, यानी कि जब मैं यहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी बोल रहा हूं तो इसको फिजिकल ज्योग्राफी से कनेक्ट करना, यानी फिजिकल ज्योग्राफी का कनेक्शन ह्यूमन ज्योग्राफी से कैसे है, और फिजिकल ज्योग्राफी को ह्यूमन ज्योग्राफी से कनेक्ट करके यहां पर क्वेश्चन दिया जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग ना? फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, क्या रीजन है आपको नॉर्दर्न इंडिया में ज्यादा पॉपुलेशन दिखाई देगी? क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया में प्लेन है। प्लेन बनता कैसे? इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, बहुत सारी रिवर्स है नॉर्दर्न इंडिया में, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा की बहुत सारी, यमुना, बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसकी वजह से क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। दूसरा फर्टाइल लैंड। तो इंसान के सेटलमेंट के लिए दो ही चीज चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड फर्टाइल लैंड। क्यों? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर से, क्योंकि पानी इंसानों के लिए जीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। पानी के बिना आदमी, खाना के बिना तो फिर भी कुछ दिन जिंदा रह लोगे, पानी के बिना यू कैन नॉट सर्वाइव। तो इसके लिए अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, देन फर्टाइल लैंड। क्यों? क्योंकि फर्टाइल लैंड होगी तो एग्रीकल्चर होगा, और एग्रीकल्चर होगा तो परमानेंट सेटलमेंट देखने को मिल रही है, जो कि हम बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस में, आईवीसी और डिफरेंट डिफरेंट सिविलाइजेशन में देखे हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर सबसे इंपॉर्टेंट था। नाउ सो दिस इज वाज द ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके अलावा अगर हम मेंस के प्रिपरेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो मेंस में हम सबको पता है, यहां पर मैं एक पर्टिकुलर एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू के साथ आ रहा हूं कि मेंस में जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी से कहां से क्वेश्चन आते हैं। मैं ये आपके लिए स्पेशल इसलिए बनाया हूं ताकि जब भी आप ज्योग्राफी के सिलेबस को देखो ना, तो आप पीवाईक्यूज के थ्रू एनालाइज कर पाओ कि हमें इन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर। फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, मेंटल प्लूम एंड हॉटस्पॉट ऑफ वोल्केनो एंड इट्स रोल इन द प्लेट टेक्टोनिक, then fold mountains, alignment of major mountain ranges in the world, formation of archipelagos, then origin and evolution of earth, then glacial landform, strait and isthmus, characteristics and types of primary rocks, major hot deserts in northern hemisphere, deltas and rivers। अब इसमें मैंने आपको ईयर वाइज मेंशन कर दिया है, 2018, 2014, 21, 2014, 2017, 2023, ये सारे के सारे मैंने यहां पर मेंशन कर दिए हैं कि कैसे। तो इन टॉपिक्स पर आपका मेजर फोकस होना चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ोगे, कवर करोगे, फॉर मेंस आई एम टॉकिंग अबाउट, फॉर मेंस, तो जब आप पीवाईक्यूज देखोगे ना, तो इन्हीं टॉपिक से आपको मैक्सिमम पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे। क्लाइमेटोलॉजी में ट्रोपोस्फियर, साउथ वेस्ट मानसून, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, टेम्परेचर इन्वर्जन, अर्बन हीट आइलैंड, ऑरोरा तो पिछले साल ही आया था, कॉन्सेप्ट ऑफ एयर मासेस, देन एल नीनो, ये सारे के सारे आपको क्लाइमेटोलॉजी के टॉपिक्स हैं, आपको इस पर फोकस करना है। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज्यादा, मतलब कि आपको सिर्फ इसी पे फोकस करना, लेकिन मैक्सिमम फोकस आपका यहीं पे होना चाहिए। तो एक आपके लिए बेसिक आइडिया ये टॉपिक्स दे रहे हैं कि कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जब आप पीवाईक्यू लगाओगे और इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को पहले कवर कर लोगे, तो पीवाईक्यूज आपसे सॉल्व होंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। गेटिंग माय पॉइंट ना? और आप बेहतर कर पाओगे एग्जाम में। देन ओशियनोग्राफी में ओशन करंट्स, इंपैक्ट ऑन फिशिंग इंडस्ट्री, वेरिएशन इन दी ओशियनिक सैलिनिटी, देख रहे हैं उसमें मैंने यहां पर ईयर वाइज सारी चीजें मेंशन कर दी हैं कि किस ईयर में कौन से क्वेश्चन। तो ये प्लीज गो थ्रू दिस टॉपिक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहां पर चाहो तो बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा का पूरा टॉपिक यहां पर आप कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, जिसमें मेल्टिंग ग्लेशियर, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ना है, फिर इकोसिस्टम डिग्रेडेशन है, जिसमें आपको कोरल रीफ डैमेज, देन मैंग्रोव डिप्लीशन पढ़ना है, अर्बनाइजेशन में अर्बन स्प्रॉल एंड लैंड रिक्लेमेशन पढ़ना है, वाटर रिसोर्सेज में वाटर स्ट्रेस एंड डेजर्टिफिकेशन कैसे होता है ये पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके अलावा कुछ और टॉपिक्स इंपॉर्टेंट जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, लोकेशंस ऑफ द इंडस्ट्रीज, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड शुगर इंडस्ट्रीज, न्यू शुगर मिल्स इन द सदर्न इंडिया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज अवे फ्रॉम द सदर्न ऑफ द रॉ मटेरियल्स, petroleum refineries, agro-based food processing industries, India's mining industries and industrial corridors in
इंडिया। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दीज आर बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज, सो डोंट फॉरगेट टू कवर दीज टॉपिक्स। ये सारे के सारे पीवाईक्यूज से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को कवर करना बिल्कुल मत भूलना। ये मैं आपके लिए इसलिए लेकर के आया हूं ताकि आपको पता चल जाए कि टॉपिक्स के पूछे जाने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी है और कहां से मैक्सिमम पूछे। अब सवाल ये है कि सर ये जो दो अदर टॉपिक्स आपने दिखाए, एक तो ये वाले और एक तो फॉर मेंस, फॉर बेसिकली मेंस आई एम टॉकिंग अबाउट, जो आपने ये वाला दिखाया और ये वाला दिखाया, इनको हम कवर कहां से करेंगे? देखिए वैसे तो मैं आपको बताऊं बहुत सारी बुक्स हैं इनको कवर करने के लिए, लेकिन यहां पर मैं दो बुक आपको मैं बता दे रहा हूं स्पेशली जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बुक यहां पर है, एक तो फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंदर सिंह, फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंदर सिंह। आप इस किताब को अगर पढ़ेंगे, ठीक, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे पढ़ सकते हैं, वरना फिर एक और बुक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ IMF, ठीक है, सॉरी PMF, ठीक है, PMF की जो है, PMF पब्लिकेशन की फिजिकल ज्योग्राफी और PMF पब्लिकेशन की ही ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी आप यहां पर इसे आप कवर कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर मैंने थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इन सारे के सारे टॉपिक्स को देखेंगे तो एनसीईआरटी से कवर हो जाएंगे, लेकिन इसके अलावा अगर आपको इन मेंस के टॉपिक्स को कवर करना है तो मेंस के टॉपिक्स को कवर करने के लिए या कुछ अलग टॉपिक्स को कवर करने के लिए PMF IS की जो फिजिकल ज्योग्राफी है आप उसे और इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ये कवर कर सकते हैं, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव चीजें दी गई हैं, या फिर फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सविंदर सिंह कवर कर सकते हैं। तो ये कुछ सोर्सेस हैं फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। ये जो बुक्स मैंने आपको दिखाई ये बुक्स आपके मेंस एग्जामिनेशन के हैं। प्रीलिम्स के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट, एनसीईआरटी और जीसी लियोंग इज सफिशिएंट। आप इन्हीं दोनों किताबों पर आप फोकस करें फॉर दी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इसके अलावा अगर आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए भी एनसीईआरटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। इसके अलावा तथास्तु आईसीएस के जितने भी वीडियोस जाते हैं यूट्यूब पे, उनमें डिफरेंट ज्योग्राफिकल टाइम स्केल्स, ज्योग्राफी में जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज हैं वो सारी की सारी चीजें, या कोई न्यू इवेंट वोल्केनिज्म से रिलेटेड या फिर अर्थक्वेक से रिलेटेड अगर कोई न्यू इवेंट हुई, न्यू ट्रेजेडी हुई है, या फिर कहीं पर भी कोई ऐसा चेंज आया है अर्थ के सरफेस पर, वो सारी चीजें आपको तथास्तु आईसीएस के चैनल पर कवर कराई जाती है। तो इन सारी चीजों को आप विद इन, अगर आप इन्हें पढ़ना शुरू करोगे तो एक टाइम पीरियड के हिसाब से अगर बात करें तो एनसीईआरटीज को कवर करने में अगर आप कवर करने जा रहे हैं एनसीईआरटीज को, तो यहां पर वी नीड टू लुक फॉरवर्ड ऑन दिस पर्टिकुलर, पूरी एनसीईआरटीज को कवर करने में, ठीक है, जिसमें आपका क्लास 11 की इंडिया वाली यानी कि इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इन दोनों बुक को कवर करने के लिए नॉट मोर देन 15 डेज, ठीक है, 15 डेज से ऊपर नहीं होना चाहिए, 15 दिन से ऊपर नहीं लगना चाहिए इन दोनों बुक को कवर करने के लिए। फॉर मेंस, अगर मेंस की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें आप दो बुक जैसा मैंने बताया आपको, पीएमएफ यहां पर, ठीक है, पीएमएफ पब्लिकेशन और यहां पर जीसी लियोंग ले लो, ठीक है, जीसी लियोंग ले लो। इन दोनों किताब को भी आप जो है विद इन 20 डेज में कवर कर सकते हो। यानी कि अगर ओवरऑल प्रोसेस देखें पूरी ज्योग्राफी को फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, अगर आप पूरी ज्योग्राफी को कवर करना चाहते हो तो पूरी ज्योग्राफी को 30 और 35 डेज में आप कवर कर सकते हो। पूरी की पूरी ज्योग्राफी को 30 से 35 दिनों में आप कवर कर सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना, इन सारी की सारी बुक को पढ़ते समय डोंट फॉरगेट टू रीड दिस मैपिंग को पढ़ना मत भूलना। मैपिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन सबके साथ मैपिंग को कवर करते रहना। तो इन सारे के सारी चीजों के साथ कुछ भी होता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में यहां पर कोई भी प्रॉब्लम हो बताइए, उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच।